हेलो, मैं विश्वेंद्र सिंह आपका लोहार क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी जो संवैधानिक विकास के तहत वीडियो चला रखी है हमने, उसके तहत आज हम भारत परिषद अधिनियम 1861 लेकर के आए। यानी इसकी जो पृष्ठभूमि है उससे पहले हम आपको कुछ ना कुछ बता देते हैं। देखिए, इससे पहले हमने 1858 का चार्ट अधिनियम पढ़ा था, भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। उस तब से क्या था, 1858 से भारत में जितने भी अधिनियम बने वो भारत शासन अधिनियम के नाम से प्रस्तावित होने लगे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था 1858 से पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती, उससे पहले के जो एक्ट आए उनको चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, इसमें क्या है, इसको भारत परिषद अधिनियम कहा गया था। 1861 के अधिनियम को क्या कहा गया, भारत परिषद अधिनियम कहा गया था। 1861 का जो अधिनियम है उसे भारत परिषद अधिनियम कहा गया, क्योंकि इसमें भारत परिषद अधिनियम इसको कहने का कारण यह था क्योंकि भारत जो परिषद थी, भारतीय परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल करना प्रारंभ कर दिया था, इसीलिए इसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रावधान है उसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले इसके द्वारा केंद्रीय विकेंद्रीकरण, केंद्रीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत यानी केंद्रीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी किस एक्ट के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत। इससे पहले के जो एक्ट थे उसमें क्या है, केंद्रीय शासन जो सत्ता है, वो सत्ता थी वो सिर्फ एक ही स्थान पर केंद्रित थी, यानी केंद्र के हाथ में होती थी। परंतु यहाँ पर सत्ता का कुछ थोड़ा बहुत बंटवारा किया गया था, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी केंद्रीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत, और इसको कह सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। सत्ता का विकेंद्रीकरण 1861 के चार्टर एक्ट के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया, यानी सत्ता को थोड़ा बहुत बांट दिया गया। यहाँ पर केंद्रीय विकेंद्रीकरण के साथ भारत परिषद की स्थापना हुई और सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रांतों में भी कुछ शक्तियों को स्थानांतरण कर दिया गया था। और इसमें क्या था, अगली बात जो है, वायसराय यानी गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल वायसराय की शक्तियों का में वृद्धि की गई। यानी 1861 का जो चार्टर एक्ट आया था उससे क्या है, वायसराय की जो वायसराय यानी गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों में वृद्धि की गई थी। वायसराय को कुछ शक्तियां अधिक बढ़ा दी गई, प्रदान कर दी गई, जो पहले उसको 1858 के अधिनियम के तहत नहीं मिली थी। उसमें कुछ शक्तियां वायसराय के पास रखी गई। पहले उन शक्तियों का प्रयोग भारत सचिव किया करता था, परंतु यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कुछ शक्तियां हैं उसमें कुछ ना कुछ विस्तार किया गया था। अगला प्रावधान देखिए, केंद्रीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई, वायसराय की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। अगला जो प्रावधान है वो देखिए, इस अधिनियम के द्वारा यानी जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद को, वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसको इंपीरियल
लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, यानी वायसराय की नियम बनाने शासन चलाने में सहायता करती थी, उस परिषद में क्या कर दिया गया, उसको क्या नाम दिया गया था, वायसराय की परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। किसकी परिषद को, वायसराय की कार्यकारी परिषद को। भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी भारत में क्या है, किसकी शुरुआत हुई, भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। केंद्रीय विधान परिषद वगैरह थी, प्रांतीय विधान परिषद थी, उनमें एक प्रतिनिधित्व देना, भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना भी प्रारंभ कर दिया गया है। वायसराय कार्यकारी परिषद और भारत परिषद थी, उन्हें भारतीय सदस्यों को शामिल करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। दूसरा देखिए, अगला है, इसमें भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में शामिल करने की बात की गई। यानी इसमें कहा गया था कि जो भारतीय है, यानी किसके तहत, प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत के साथ, यानी प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत इसके तहत देखिए, प्रतिनिधित्व देने की जो बात की थी, इसी प्रणाली के तहत भारत के दो क्षेत्रों के राजा पटियाला पटियाला नरेश, पटियाला के शासक पटियाला नरेश और बनारस के राजा तथा ग्वालियर के प्रधानमंत्री सर दिनकर राव को, इसके तहत पटियाला के नरेश और बनारस के राजा तथा ग्वालियर के प्रधानमंत्री सर दिनकर राव को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। किसके रूप में, गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, किसमें, विधान परिषद में।
तीनों किसके के तहत जो प्रतिनिधित्व देने की जो बात की है, इसी प्रणाली के तहत भारत के 3 शासक यानी पटियाला नरेश, बनारस के राजा और ग्वालियर के प्रधानमंत्री शरद नगर राव को विधान परिषद यानी जो भारतीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वायसराय को यानी गवर्नर प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। यानी बताया था हमने कि गवर्नर जो वायसराय था, गवर्नर चलता था, उसकी शक्तियों में विस्तार किया गया था। उसी के तहत वायसराय को, इसको वायसराय को प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करना है। जो प्रांतों की स्थापना थी उस समय, जो प्रांत थे बंबई, बंगाल, मद्रास, उनके अलावा और जो प्रांत थे उनमें देखिए तुम्हारे यूपी यानी मध्य प्रांत, पंजाब, उनमें गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार किसको सौंप दिया गया था? वायसराय को। किसको सौंप दिया गया था? वायसराय को सौंप दिया गया था। उसके तहत वायसराय ने इन प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए थे। देखिए अगला जो प्रावधान है 1861 के अधिनियम के तहत ही, 1861 के अधिनियम के द्वारा कानूनी विकेंद्रीकरण, कानूनी विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। यानी इसके द्वारा क्या है? कानून विकेंद्रीकरण। किसकी? कानूनी विकेंद्रीकरण। कानून बनाने, नियम बनाने का जो अधिकार था पहले, वो किसके पास था? ब्रिटेन में सचिव और केंद्रीय जो ब्रिटेन का जो महारानी की साम्राज्य थी, वहीं से भारत के लिए शासन करने के लिए कानून और नियम बनाए जाते थे। उनमें वायसराय को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। यानी कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसको था? भारत सचिव को। भारत जो परिषद की स्थापना की गई थी, जो लंदन से कार्य करती थी, भारत सचिव को कानून बनाने का अधिकार था, वही कानून बना सकता था। परंतु इसके अधिनियम के द्वारा, 1860 के अधिनियम द्वारा कानूनी विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। कानून बनाने में भी विकेंद्रीकरण की बात नहीं की गई। तो कुछ ना कुछ अधिकार वायसराय और प्रांतीय विधान परिषदों को भी सौंप दिए गए थे। इसी के तहत जो कुछ भारतीय सदस्य हैं उनको भी विधान परिषद में शामिल किया गया। यानी कानून के रूप में उनकी भी भागीदारी प्रारंभ कर दिया। कुछ ना कुछ आंशिक रूप से भारतीयों का सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया था कानून निर्माण में। तो यानी कानून विकेंद्रीकरण की इसमें शुरुआत हुई थी। 1861 का अधिनियम था, इसके तहत वायसराय यानी गवर्नर जनरल, वायसराय यानी गवर्नर जनरल को जो भारत के अन्य प्रांत थे, जो अन्य प्रांत, भारत के अन्य प्रांत थे, उनमें विधान परिषदों की स्थापना करने का भी अधिकार दिया गया था। यानी गवर्नर जनरल वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसको यूपी क्या कहते हैं? यूपी यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, और पंजाब में विधान परिषद, पंजाब में विधान
परिषद की स्थापना, विधान परिषदों की स्थापना करने का अधिकार भी दिया गया। यानी जो भारतीय बादशाह था उसकी शक्तियों को विस्तार किया गया था, उसी के तहत जो बादशाह गवर्नर जनरल था उसने उसको बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत यूपी और पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना करने का अधिकार भी सौंप दिया गया था। किस एक्ट के तहत सौंपा गया था? 1861 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना करने, यानी ये प्रांत थे, इन प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना करने का अधिकार, इन प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना करने का अधिकार गवर्नर जनरल को किसके एक्ट के तहत सौंपा गया था? 1861 के तहत। इसी के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। देखिए बंगाल में, इसी के तहत बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिमी प्रांत यूपी में 1886 और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों की स्थापना की गई। यानी बादशाह था, उसको बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में, यानी भारत के प्रांत थे उन्हें विधान परिषदों की स्थापना करने का अधिकार भी सौंप दिया गया था। पहले क्या था? मुंबई, मद्रास वगैरह थे, उनमें विधान परिषदें थी, जो प्रांत थे उनमें विधान परिषद थी। तो अन्य प्रांत थे बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत, इनमें विधान परिषदों की स्थापना करने की शक्ति यानी अधिकार बादशाह को सौंपा गया, जिसके तहत बंगाल में 1862 में विधान परिषद की स्थापना हुई, उत्तर पश्चिमी प्रांत यूपी में 1886 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बादशाह के द्वारा। यानी विधान परिषदों को सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी केंद्र के स्थान पर जो विकेंद्रीकरण की बात की थी, सत्ताओं का बंटवारा किया था। इन प्रांतों को भी कुछ ना कुछ कानून निर्माण में भागीदारी करने का प्रावधान सौंप दिया गया था, यानी कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें कानून निर्माण में हस्तक्षेप कर सकते थे। यानी शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, सत्ता को बांट दिया गया था, सत्ता का एक स्थान पर केंद्रीकरण ना करके सत्ता को थोड़ा बहुत विभाजन कर दिया गया। जो 1861 का, देखिए 1861 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व की अवधारणा लोक प्रतिनिधित्व की अवधारणा जो प्रदान की गई थी। लोक प्रतिनिधित्व का मतलब है जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व करना है, चुनाव करना, जनता की शासन में भागीदारी होना, लोक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या था? लोक प्रतिनिधित्व की बात है, बहुत आंशिक रूप से संपूर्ण जनता को लोक प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं दिया गया था। कुछ आंशिक, कुछ भागों को, कुछ सदस्यों को ही, व्यक्तियों को, सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। इसीलिए लोक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का नाम मात्र का समावेश किया गया। यह 1861 का जो अधिनियम था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम था, उसके अवधारणा कि उसका नाम मात्र का समावेश था, संपूर्ण जनता को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया था, यानी ना ही जनता उसमें प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं थी, बस कुछ जनता को ही प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया था। इसीलिए नाम मात्र का समावेश था लोक प्रतिनिधित्व की जो बात कही गई थी 1861 के अधिनियम में, वो कैसी थी? और नाम मात्र है, बहुत कम मात्रा में,
जनता को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान किया गया था। यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में दो मुख्य कारणों से प्रसिद्ध है। दो ऐसे कारण थे जिसके द्वारा दो ऐसे कारण थे जो दो मुख्य कारण से 1867 का जो अधिनियम था, इसके दो मुख्य कारण थे जिससे यह संवैधानिक विकास में प्रसिद्ध है। इसका जो पहला कारण था कानून बनाने के कार्य में भारतीयों का सहयोग लेना प्रारंभ किया गया। सबसे जो पहला कारण था, यानी कानून बनाने में, देखिए पहला कारण क्या था, कानून बनाने के कार्य में भारतीयों का सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया। यानी पूर्ण रूप से भारतीयों का सहयोग नहीं लिया जाता था, वायसराय को ही अधिकार थे कानून बनाने के, परंतु वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, कानून निर्माण की जो परिषद थी वायसराय, उसमें कुछ गैर भारतीय सदस्यों को, यानी गैर सरकारी सदस्य, जो सरकारी सदस्य नहीं होते थे, उनमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। उनसे कुछ ना कुछ विचार विमर्श भी किया जाता था। तो कानून निर्माण में कुछ ना कुछ अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया। भारतीयों की राय भी कानून निर्माण जानना प्रारंभ कर दिया था। किस एक्ट के तहत? 1867 के एक्ट के द्वारा हो गया था कि प्रांतीय विधान परिषदों को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी विधान परिषदों की जो स्थापना की गई थी, तो अपने प्रांतों में कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको सौंप दिया गया? प्रांतीय विधान परिषदों को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी वो केंद्रीय विधान परिषद थी, जो प्रांतीय विधान परिषद थी, वो अपने अपने क्षेत्रों में कानून निर्माण कर सकती थी। 1861 के तहत ये भी प्रावधान किए गए। दो महत्वपूर्ण कारणों से यह संविधान विकास में प्रमुख माना जाता है। जो प्रांतीय सरकार थी, प्रांतीय विधान परिषद थी, उनको भी कानून निर्माण की शक्ति मिल गई थी। इससे प्रांतीय स्वायत्तता और वायसराय, गवर्नर जनरल, वायसराय गवर्नर जनरल, प्रांतीय स्वायत्तता और वायसराय गवर्नर जनरल को विधानसभा में, जो विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा थी, उसमें भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिल गया।
देखिए इसमें क्या था, प्रांतीय विधान परिषदों को कानून बनाने का अधिकार तो दिया ही गया, साथ ही इससे क्या था, जो प्रांतीय स्वायत्तता है यानी प्रांतों की स्वायत्तता स्वतंत्रता बरकरार रही, बनी रही, इससे प्रांतीय स्वायत्तता प्रकट हुई। वायसराय गवर्नर जनरल को विधानसभा में यानी विधानसभा थी जो भारतीय विधानसभा यानी विधान परिषद थी, उसमें भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिल गया था। किसके तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। यानी जो वायसराय था वो विधानसभा में यानी विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता था गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। ये प्रावधान इसके। अगला जो प्रावधान है, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय, प्रधान सेनापति, वायसराय प्रधान सेनापति के 4 सदस्यों के स्थान पर 5 सदस्य की व्यवस्था की गई। देखिए वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें वायसराय और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त 4 सदस्य होते थे। प्रधान सेनापति और वायसराय सहित 4 सदस्य थे। उसकी सदस्य संख्या को 4 सदस्यों के स्थान पर बढ़ा करके 5 सदस्य की व्यवस्था कर दी गई। यानी अब वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य नियुक्ति की जाने लगी है। 5 सदस्यों की नियुक्ति होने लगी थी क्योंकि पहले 4 सदस्य थी, उसमें एक विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य को शामिल करना प्रारंभ कर दिया था, तो 5 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रावधान देखिए, वायसराय की जो विधान परिषद थी उसमें कानून निर्माण में सहायता करने के लिए, वायसराय की जो विधान परिषद थी उसमें कानून निर्माण में सहायता करने के लिए उसकी जो विधान परिषद की सदस्य संख्या है उसमें वृद्धि की गई थी। उसमें क्या कर दिया गया? वृद्धि, यानी न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था, जिनको मनोनीत करने का अधिकार वायसराय को दिया गया था। देखिए वायसराय की विधान परिषद जो कानून बनाने वाली परिषद थी, वायसराय की विधान परिषद में कानून निर्माण में सहयोग हेतु वायसराय की विधान परिषद में कानून निर्माण में सहयोग हेतु सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। जिसके तहत न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत हो सकते थे। कानून निर्माण में बनाने के लिए, कानून निर्माण में सहायता करने के लिए वायसराय को उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, विधान परिषद थी, उसमें कानून निर्माण सहयोग देने के जो सदस्यों की संख्या है उसमें क्या कर दी गई थी? वृद्धि कर दी गई थी।
और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते थे उसमें 6 सदस्य, न्यूनतम कितने हो सकते थे 6 सदस्य हो सकते थे। और अधिकतम जो सदस्यों की संख्या वो कितनी रखी गई 12, यानी 6 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से अधिक भी नहीं हो सकते। जो बात रहा है कि विधान परिषद की कानून बनाने के लिए जो इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी व्यवस्था की गई थी। अब देखते हैं आगे का जो विधान परिषद की शक्तियों को स्पष्ट किया गया। अठारह सौ इकसठ का जो चार्टर आया था, अधिनियम आया था, उसके तहत जो विधान परिषद थी उसकी जो शक्तियां सौंपी गई थी उनको क्या इसमें स्पष्ट किया गया था कि विधान परिषद के पास कौन सी शक्तियां होंगी, कौन कौन सी शक्तियां नहीं होंगी, इसको स्पष्ट किया गया था। दूसरा, वायसराय यानी गवर्नर जनरल होता था वायसराय, वो किसी भी विषय पर वायसराय को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी अब भी राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार वायसराय को भी किसी भी विषय पर, कोई भी विषय हो सकता है, कानूनी विषय हो या कैसा भी विषय हो, उस पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति अधिकार दे दिया गया था। और यह अध्यादेश 6 माह तक, यह अध्यादेश 6 माह तक जारी रह सकता था। यानी कितने माह तक जारी रह सकता था अध्यादेश? जो वायसराय द्वारा जारी होता था, गवर्नर जनरल द्वारा। गवर्नर जनरल को 1868 का जो परिषद अधिनियम, उसके तहत अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया था और वो 6 माह तक के लिए जारी हो सकता था। कितने माह तक रह सकता था? 6 माह तक। आगे देखिए अगला जो प्रावधान है, अंतिम प्रावधान है 1861 के परिषद अधिनियम का। वायसराय को कार्यकारिणी परिषद के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया। यानी इसका जो अंतिम प्रावधान है, वायसराय यानी वायसराय था, उसको अपनी जो कार्यकारिणी परिषद होती थी वायसराय की, उसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद के बारे में कोई भी नियम बना सकता है, यानी कानून बना सकता है। पहले उसको यह शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। तो यह भारत परिषद अधिनियम 1861 यह समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को बनाए रखें, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे, हमारा हौसला बना रहे। जय हिंद।